तो नए वीडियो में दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य विज्ञान की। जी हाँ दोस्तों, रेलवे सामान्य विज्ञान की ये अपनी इस पीढ़ी की बुक है, इसको देखेंगे अपन लोग। इस पीढ़ी की बुक है, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे विज्ञान के, जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी वालों के लिए रामबाण साबित होगी दोस्तों। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें एसएससी में से भी प्रश्न फंसेंगे। और आप लोग देखिए दोस्तों, क्लास देखने का अपना क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, ये आपको मैं बता देता हूँ। एक तो अपन देख के पढ़ते हैं और एक हम अपन देखते हैं, सुनते हैं और फिर उसको याद करते हैं, बोलते हैं। तीनों चारों चीज़ें जब एक साथ, जब एकाग्रता मिलती है ना, तब अपनी वो चीज़ जल्दी याद होती है। याद कब होती है चीज़ें? जब एकाग्रता मिलती है अपनी मस्तिष्क की, एक जगह जब अपना मस्तिष्क क्लियर होता है तो अपनी चीज़ें याद होती हैं। तो दोस्तों मेरा मोटिव यही है बनाने का वीडियो, कि आपको चीज़ें याद हों। तो अब मैं इसको बनाता हूँ और क्वेश्चन देखते हैं, उसके आगे आंसर रहेंगे, इसमें अपन देखेंगे। आप लोग भी बोलिए मेरे साथ साथ, अगर लाइब्रेरी में हैं तो धीरे धीरे बोलिए और इसको याद करिए। तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्वेश्चन की जर्नी को। तो देखिए ये पूरी अपनी बुक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये मेरी बुक है, ये इसमें कितने सेट है अपने, ये सेटों की बात कर ली जाए तो इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। देखो 1970 हल प्रश्न पत्र प्लस 90 विषय प्लस 255 मॉडल सेट प्लस 65 टेस्ट पेपर और 1380 सेट हैं। कितने हैं दोस्तों? टोटल मिला के 1380 सेट हैं। और जिसमें से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन तो बार बार मल्टीपल होके अपने पास आएंगे। इस बुक को अपने को ज़्यादा नहीं तो 1 या 2 बार परीक्षा से पहले रिवीजन करनी है दोस्तों। अपन 1-1 घंटा करेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि थोड़ा फास्ट कराना हो तो मैं फास्ट भी करा दूंगा, 2-2 घंटे की भी क्लास ले लूँगा। आप बता देना कमेंट बॉक्स में। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर। दोस्तों इसकी कंटेंट की बात कर ली जाए तो ये अपने कंटेंट है, क्वेश्चन बैंक है, रसायन टेस्ट पेपर हैं, ये हैं, ये सब अपना कंटेंट है। ये कंटेंट की बात कर ली जाए तो देखिए आप लोग ये कंटेंट देख लीजिए आराम से। मैं आराम से ले रहा हूँ, आप लोग कंटेंट इसको देख लीजिएगा। ये इसका कंटेंट है, ये हम सब लोग देखने वाले हैं इसमें। और अपनी क्लास चलेगी 1 घंटा डेली चलेगी। आप लोग कहोगे तो मैं 2 घंटे भी इसको कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बता देना, जैसा आप लोग कहोगे वैसा मैं कर दूंगा। आप लोग बस डेली 1 घंटा में क्या होता है, जैसे आप सुबह डेली आओगे 1 घंटा देख लो अपना वीडियो और फ्री करो, 1 घंटा देख लो फ्री करो। डेली अपने को रूटीन बनाना है, 1 घंटा देखना है तो देखना ही है, ये करो आप लोग। तो चलो दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए और बड़े ध्यान से और साथ साथ बोलिए भी। आप लोग लाइब्रेरी में हैं तो धीरे धीरे बोलिए, लेकिन बोलिए आराम से बोलिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं हो। चाहे फोटो को ही हिला लिए, अपने लिप्स को हिलाइए थोड़ा और बोलिए और अपनी जर्नी को मजबूत बनाइए दोस्तों। देखिए आरआरबी भोपाल 1992 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये देखिए अपन देखते हैं इसको। एनालिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? एनालिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो दोस्तों इसमें आते हैं जोंक और कछुआ। जोंक और केंचुआ आते हैं। जोंक और केंचुआ याद रखिए, जोंक और केंचुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो आते हैं तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। तिलचट्टा, मक्खर, खटमल, मक्खी दोस्तों ये आते हैं। अब दोस्तों बात कर ली जाए तीसरे क्वेश्चन की। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? घोंघा और सीपी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा और सीपी आते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनाइकोड दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? ये जंतु आते हैं तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। तारा मछली और ब्रिटिल स्टार आते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो दोस्तों मनुष्य का पाचन का क्रिया का प्रारंभ अपने मुख से ही हो जाता है दोस्तों। जब अपन भोजन खाना शुरू करते हैं तभी से हो जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं थोड़े ऊपर की तरफ, स्क्रॉल करता हूं मैं इसको। तो अब देखिए धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। धमनियों द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त।
अब देखो इसके याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूँ दोस्तों, आप नहीं भूलोगे। धनी लोग होते हैं ना, धनी लोग जो शुद्ध कपड़े पहनते हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं? शुद्ध कपड़े पहनते हैं, यानी धो धा के कपड़े पहनते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो अशुद्ध पहनते हैं। जो सिरा होती है ना, सिरा जो अशुद्ध होती है, वो रक्त बहता है इसमें। और धनी लोग होते हैं ना, वो शुद्ध कपड़े पहनते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा साथ साथ, और क्वेश्चन याद भी कराऊंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? वसा। दोस्तों इसकी देखिए ट्रिक, वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील है कीड़ा, कीड़ा, कीड़ा वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील है, फिर बचा क्या? बीसी। बीसी बचा अपना, क्या बचा? बीसी। वसा में घुलनशील है कीड़ा। वसा में क्या घुलनशील है? अपना कीड़ा। क्या है दोस्तों? कीड़ा, की और डा। और जल में क्या हो गया? बी और सी। ये अपना इसकी ट्रिक हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का कार्य है, यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है दोस्तों? ये जल का संतुलन बनाए रखता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, आरआरबी चेन्नई 1992 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखते हैं अपन लोग, इसको स्क्रॉल अप करते हैं दोस्तों, स्क्रॉल अप करते हैं। 1992 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ये सेट है। पोटेशियम का कार्य है, बताइए दोस्तों पोटेशियम का कार्य क्या है? बताइए। यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्था के कार्य को संचालित करता है। क्या करता है दोस्तों? यह हृदय का धड़कन एवं नाड़ी संस्था के कार्य को संचालित करता है। बताइए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो दोस्तों ये बनाता है अपना लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल बनाता है दोस्तों, ये लैक्टिक अम्ल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो दोस्तों ये बनाता है इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल बनाता है दोस्तों ये। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? ऑक्सीजन में उपस्थिति ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है? दोस्तों ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनालीडा का उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनालीडा में उत्सर्जन उसके किस अंग द्वारा होता है? तो दोस्तों ये होता है नेफ्रेडिया द्वारा। नेफ्रीडिया द्वारा होता है दोस्तों। किस द्वारा होता है? नेफ्रीडिया द्वारा होता है। अब देखिए दोस्तों, मूत्र का पीएच क्या होता है? मूत्र का पीएच क्या होता है? अब इसकी भी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। मूत्र का पीएच क्या होता है? मूत्र का पीएच होता है 6। 6 क्या होता है? 6। 6 यानी किसी ने मूत्र किया तो अपन क्या बोलते हैं? छी। छी। इसने पेशाब कर दिया, छी। ऐसे बोलते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं अपन? छी। तो छी से क्या हो जाएगा? 6। मूत्र का पीएच क्या हो जाएगा? 6। मूत्र का पीएच हो जाएगा अपना 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार की किस ग्रंथियों में होती हैं? बहिस्त्रावी एवं अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथियों में होती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऊपर। ऊपर इसकी देखते हैं आंसर। इसका आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है अग्नाशय ग्रंथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? पिट्यूटरी पीयूष मास्टर, पिट्यूटरी पीयूष मास्टर, ऐसे याद रखिए। पीयूष पिट्यूटरी मास्टर। अब देखो पीटता कौन है अपने को? मास्टर। तो पीयूष पी से पीटता, पी से पिट्यूटरी, पी से पीटता, पीटता कौन है? मास्टर। पिट्यूटरी ग्रंथि, ऐसे याद रखिए मास्टर ग्रंथि। दोस्तों इसको याद रखने का तरीका है ये। पी से पीटता है कौन? मास्टर। तो ग्रंथि क्या हो जाएगी? पिट्यूटरी। और
पिट्यूटरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगाने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट आरआरबी जम्बो 1992 में आए हुए क्वेश्चन की तरफ। आरआरबी जम्बो 1992 में आया हुआ क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को देखते हैं दोस्तों। देखिए, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट। क्या है? कंपोस्ट सबसे अच्छा उर्वरक है। सबसे अच्छा उर्वरक है अपना कंपोस्ट। चलते हैं नेक्स्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो दोस्तों ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारे के उड़ाने के लिए किसको देखो, गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में ली जाने वाली गैस है, तो ये है हीलियम। देखो दोस्तों, हीलियम है ना जो हल्की गैस है, ये उड़ाने के लिए काम में ली जाती है। गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है हीलियम। अब देखो दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों कीटनाशी के रूप में किया जाता है डीडीटी का उपयोग। डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों अपना लीवर है, लीवर, यकृत। इथेनॉल, इथेनॉल किसे बोलते हैं? जैसे दारू उरू हो गई, ये हो गई, सब ये इथेनॉल के अंतर्गत आते हैं। इससे क्या होता है? यकृत अपना प्रभावित होता है। तो दोस्तों ऐसी चीजें नहीं लेनी चाहिए अपने को। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन है, H+। देखो अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें H+ पाया जाता हो। और क्षार किसे कहते हैं? जिसमें OH- पाया जाता हो। अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें H+ पाया जाता हो। और क्षार किसे कहते हैं? जिसमें OH- पाया जाता हो। अब देखो अम्ल और क्षार की मैं ट्रिक बताता हूँ। H+ क्या पाया जाता है, OH+ क्या पाया जाता है। देखो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, जब भी मजा आएगा मुझको भी और तुम्हारे को भी, जब भी मजा आएगा सेशन को लेने में। देखो अपना होता है क्षार, एक तो एक क्या होता है? क्षार। और एक होता है अम्ल। अम्ल और क्या होता है? क्षार। जैसे क्षार करते हैं अपन, छानते हैं कोई भी चीज को। जैसे अपन कोई झारे में अपन कोई चीज छानी, छलनी में कोई चीज छानी, तो छानेंगे तो नीचे आएगा ना, नीचे आएगा। नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? नीचे आएगा तो गठेगा। नीचे आएगा तो क्या होगा? वो गठेगा। तो OH- क्या हो जाएगा इसका? OH- पाया जाता है क्षार में। और अम्ल, अम्ल है अम्ल, ये हो जाएगा H+। अमल, अमल किसी चीज पर अमल करो भाई, भाई किसी चीज पर अमल करो, भाई किसी चीज पर अमल करो। तो अमल करोगे तो क्या होगा? आप ध्यान लगाओगे उस पर, ध्यान लगाओगे तो क्या होगा दोस्तों? अपनी चीजें बढ़ेंगी, पॉजिटिव होएंगी। तो H+ ऐसे इसका आ जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेशन में मजा आ रहा है ना दोस्तों? ऐसे ही मजा आएगा डेली। अपने को 1 घंटे दे देना बस, तुम तो मेरे को केवल, और सिलेक्शन लेके जाना दोस्तों। किताब देगी, मैं नहीं दूंगा, किताब देगी दोस्तों। और ट्रिक के साथ जो आपको अच्छी लगे ना, एक एक बार ले लो आप, डायरी ले लो, पेन ले लो, और जैसे मैं ट्रिक बताऊं उसकी ट्रिक भी लिख लिया करो आप लोग दोस्तों, जल्दी याद हो जाएगा। आग लगने वाले तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में से होती है? आग लगने और फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? दोस्तों जो सूती वस्त्र होता है ना अपना, उसमें आग लगने की और फैलने की सबसे कम संभावना होती है दोस्तों, सूती वस्त्र में। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जी। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जी। दोस्तों इसको याद रखने का ऐसा भी एक तरीका है। देखो दोस्तों, जब लोहा होता है ना, लोहा, लोहा क्या होता है? हरा होता है, हरा हो जाता है काफी बार, नहीं हो जाता हरा? हरा जैसे बरसात में डाल दोगे उसको, तो उसके ऊपर क्या होती है? हरी परत चढ़ जाती है। तो जब पानी आता है लोहे पर तो क्या हो जाता है? हरा हो जाता है ना, पानी आने पर हरा हो जाता है। तो हरा कब होता है? जब पानी के संपर्क में आता है। ऐसे ही पानी के संपर्क में कौन सी सब्जी आती है? हरी आती हैं। जो भी कोई सब्जी पानी के संपर्क में आएगी तो वो हरी होगी, हरी हो जाएगी दोस्तों। पानी के संपर्क में कोई भी सब्जी आएगी तो वो हरी हो जाएगी, हरी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरी सब्जियां।
और जो पानी के संपर्क में रहेगी वो सूख जाएगी, सीधी सी बात है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं तत्कालीन ऊर्जा। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, तत्कालीन ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ पिलाया जाता है? दोस्तों ग्लूकोज पिलाया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? C6H12O12। C6H12O12 इसका सूत्र होता है। ये बताइए दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैंने तो बता दिया। अब देखिए दोस्तों इसका बताइए, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताइए। तो इसका राइट आंसर होने वाला है पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण करती है। दोस्तों पराबैंगनी किरणें है ना, जो अपनी त्वचा के संपर्क में आती हैं, त्वचा के संपर्क में आती हैं, तो ये क्या करती है? एलर्जी कर देती है, फफोले, यानी कि एलर्जी की स्किन बना देती है, अपने को चमड़ी को खराब कर देती हैं। तो इसको बचने के लिए भगवान ने पहले ही ओजोन लगाई है, जिसका अणुसूत्र होता है O3। ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों? O3 होता है ओजोन का अणुसूत्र, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः की जाने वाली औषधि कौन सी है? अंतज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? दोस्तों यह क्लोरोमाइसिटिन। जब टाइफाइड निकल जाता है अपन लोगों के, तो अपन क्लोरोमाइसिटिन टैबलेट लेते हैं, औषधि लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोमाइसिटिन। दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं? धुआं मचा दोगे आप एग्जाम में। गैस की लो की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? दोस्तों जो बीच में होता है ना, सबसे गर्म हिस्सा होता है, वो सबसे गर्म हिस्सा होता है, बीच में होता है ना अपना, सबसे गर्म हिस्सा होता है, उसकी लो को क्या कहते हैं? उसकी लो को दोस्तों अपन कहते हैं, देखो उसकी लो होती है कौन से कलर की? वो होती है दोस्तों नीले कलर की हो जाती है लास्ट में, और ये ज्योतिहीन क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये ज्योतिहीन क्षेत्र कहलाता है, ज्योतिहीन क्षेत्र कहलाता है। सोने की शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? दोस्तों देखो सोने का शुद्ध रूप होता है ना, वो तो होता है 24 कैरेट का। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। और अपन यूज लेते हैं ना, वो 22 कैरेट का लेते हैं। कितने कैरेट का यूज लेते हैं? 22 कैरेट का यूज लेते हैं। दोस्तों काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दोस्तों क्या बन जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता जाता है। सोने को कैरेट का शुद्ध कितने होता है? 24 कैरेट का। यूज कितने लेते हैं? अपन 12 कैरेट का लेते हैं। दोस्तों चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना है सिनेबार किसका आयस्क है? अरे दोस्तों सिनेबार किसका आयस्क है? सिनेबार है पारा का, Hg का आयस्क है। सिनेबार किसका आयस्क है? तो ये पारा का आयस्क है। चलते हैं, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस, जो अपना मस्तिष्क में होता है ना, हाइपोथैलेमस, उसके द्वारा शरीर का नियंत्रण होता है। ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। दोस्तों इसका कौन करता है नियंत्रण? हाइपोथैलेमस। अब इसको मैं ऊपर कर देता हूं। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? अब दोस्तों ये भी बताऊंगा मैं। अब देखो खून का निर्माण अस्थि मज्जा में कैसे होता है, अस्थि मज्जा किसे कहते हैं, इसके बाद में ये भूलो भी नहीं गो, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ, इसको ये भूलो नहीं गो, आपको मैं बता रहा हूँ। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का होता है। और अस्थि मज्जा है क्या बवाल? ये है क्या चीज? भला क्या है ये अस्थि मज्जा? अस्थि मज्जा क्या है ये? दोस्तों अस्थि मज्जा है ना, जो अपनी हड्डियां होती है ना, ये हड्डियां है, जैसे ये अपनी हड्डी है, ये हड्डी है अपनी, मान लो हड्डी है। अब ये हड्डी है ना, ये हड्डी है ना, ये हड्डी के बीच का भाग है ना, ये बीच का भाग, इसमें जो हड्डी के बीच का भाग खाली होता है ना, उसमें अपना रक्त का निर्माण होता है, और इसे बोला जाता है अस्थि मज्जा। इसे क्या बोला जाता है? अस्थि मज्जा बोला जाता है इसी को। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? कशेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? कशेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों कशेरुदंड में 33 हड्डियां होती हैं। दोस्तों कशेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33 हड्डियां होती हैं दोस्तों इसमें।
कितनी हड्डियां होती हैं? 33 हड्डियां होती हैं। बीसीजी का पूरा नाम, बीसीजी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बेसिलस कैलेमेटेग्यूरिन, बेसिलस कैलेमेटेग्यूरिन दोस्तों इसका पूरा नाम है। बीसीजी का, बीसीजी का पूरा नाम है बेसिलस कैलेमेटेग्यूरिन, बेसिलस कैलेमेटेग्यूरिन इसका पूरा नाम है। एथिल फुट नामक रोग किससे होता है? एथिल फुट नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा, कवक द्वारा होता है एथिल फुट नामक रोग। एथिल फुट नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा होता है दोस्तों। ये एथिल फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा होता है। दमा अस्थमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। ये भी दमा अस्थमा रोग भी कवक द्वारा होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि द्वारा, वोर्म, कृमि द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि द्वारा होता है, वोर्म। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है दोस्तों। दे अपना सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का 1/2 mv²। दोस्तों जब इसकी दोगुनी करेंगे गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, क्या? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा दोगुनी करेंगे mv², तो ये है, इसको 2 गुना करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो कट जाएगा। ये क्या होता है? समानुपाती mv², m भी द्रव्यमान क्या हो जाएगा? v², ये 2 गुना होएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों आपको याद हो गया होगा, ये चीजें 4 गुना बढ़ जाती हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरआरबी कोलकाता 1992 में आया हुआ सेट, ये देखते हैं अपन लोग। इसको देखते हैं दोस्तों। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है, सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों क्या है वो? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है दोस्तों? वो माइटोकॉन्ड्रिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वट वृक्ष पादप के किस वर्ग में आता है? वट वृक्ष पादप के किस वर्ग में आता है? इसका बताइए आप लोग आंसर। दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्त बीजी। इसका राइट का आंसर क्या हो जाएगा? आवर्त बीजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? दोस्तों इसका अर्थ है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। दोस्तों क्या करते हैं? ये लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? पेनिसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो दोस्तों ये कवक के द्वारा बनाया जाता है पेनिसिलिन, याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है, वो 2 जीव कौन कौन है? बताओ। लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है, वो 2 जीव कौन कौन से हैं? ये है शैवाल और कवक। दोस्तों क्या है? शैवाल और कवक है, ये शैवाल और कवक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखते हैं। ये अपना आज का एक पन्ना हो जाएगा। आमतौर पर संश्लेषित वर्दी माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? आमतौर पर संश्लेषित वर्दी माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये शैवाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? ये शैवाल से प्राप्त होता है, याद रखिएगा आप लोग। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से प्राप्त होता है दोस्तों। लौंग होता है ना, लौंग। देखो दोस्तों ये अपने जैसे लौंग है, ये अपना लौंग का क्या है? चित्र बना दिया मैंने। तो ये कली है ना, ये कली, ये इसके अंदर होती है लौंग। अब जब ये इसका बीज निकाल देते हैं ना तो ये कहलाती है काली मिर्च। ये तो क्या कहलाती है? काली मिर्च। और ये क्या बची? अब ये बची लौंग, तो ये क्या कहलाती है? पुष्पकली से प्राप्त होती है लौंग। ये पुष्प की कली बच गई ना अपनी, ये पुष्प की कली बच गई, तो ये क्या कहलाएगी? लौंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अकस्रावगीय पुरावर्ती से, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करावर्गीय पुरावर्ती से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, इसको देखते हैं।
अशर्करावर्गीय पुनरावृत्ति से पाकसा शर्करा ग्लूकोज क्या है? पाकसा शर्करा ग्लूकोज तथा मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? ग्लाइकोनवजनन। क्या है? ग्लूकोन वजनन। क्या है? ग्लूकोन वजनन है दोस्तों। क्या है? ग्लूकोन वजनन। चलते हैं नेक्स्ट। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिए, न्यूक्लिक अम्ल है ये दोस्तों। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? ये अपना है न्यूक्लिक अम्ल है दोस्तों। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक ओडिशा में है दोस्तों। ये कहाँ है? भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये कटक ओडिशा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपना सेट है आरआरबी 1993 में आया हुआ क्वेश्चन का। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? मेलविन केल्विन को। किनको मिला है दोस्तों? मेलविन केल्विन को। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? ये मिला है मेलविन केल्विन को। किसको मिला है दोस्तों? मेलविन केल्विन को। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल से। दोस्तों किससे होती है ये? लैक्टिक अम्ल से अपनी मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। जब अपना लैक्टिक अम्ल हो जाता है, बढ़ जाता है, तो मांसपेशियों में थकान क्या हो जाती है? पैदा हो जाती है। अब इसको याद कैसे रखिए अपन? जब अपन कब लेटते हैं तब आराम होता है। थक जाते हैं तभी तो आराम करते हैं। अरे थक जाते हैं तभी तो आराम करते हैं, तभी तो लेटते हैं। आराम कब करते हैं? अब जब अपने को थकान महसूस होती है। लेटते कब हैं? जब अपने को आराम करने की जरूरत हो। थकावट हो जाती है तो अपन लेटते हैं। ऐसे याद रखिए, थकावट हो जाती है तो अपन लेटते हैं। तो लैक्टिक अम्ल, इसको ऐसे याद रखिए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? बताइए इसका राइट आंसर। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकाणु लिम्फोसाइट। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकाणु लिम्फोसाइट दोस्तों, याद रखिएगा। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन। क्या हो जाएगा? 120 दिन। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं के जीवन की अवधि होती है 120 दिन। दोस्तों कितनी होती है? 120 दिन। इसको याद रखिएगा। और मनुष्य की बीपी होती है 120/80। 120/80 ये भी याद रखिएगा। बीपी कितनी होती है? ब्लड प्रेशर होता है अपना 120/80। 120/80। 120 क्या होता है? हाई होता है। ये क्या होता है? लो। ये उच्च रक्तदाब है, ये निम्न रक्तदाब है। 80 उच्च, 120 क्या है? उच्च रक्तदाब है और 80 निम्न रक्तदाब है। अगर इससे कम होता है तो आपकी बीपी लो है, और इससे अधिक होता है तो आपकी बीपी क्या है? हाई है। तो दोस्तों ये सामान्य माना जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो दोस्तों ये ले जाया जाता है फुफ्फुस धमनी द्वारा। दोस्तों फुफ्फुस धमनी द्वारा ले जाया जाता है। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरआरबी भुवनेश्वर 1993 की देखते हैं। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायलिसिस कृत्रिम गुर्दा होता है ना, वो अपोहन डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? ये दोस्तों परितारिका आइरिस होती है ना, अपनी आंख की आइरिस होती है ना, उसमें आंखों का रंग निर्भर करता है। काला होगा, नीला होगा, भूरा होगा। ये क्या करता है? ये वर्ण पिगमेंट पर आश्रित होता है, परितारिका। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो दोस्तों जब आंख में धूल चली जाती है तो अपना है ना नेत्र श्लेष्मा
कंजनकटिवा, कंजनकटिवा जो सूजकर गुलाबी हो जाता है दोस्तों, नेत्र श्लेष्मा कंजनकटिवा सूजकर क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निकासन किसकी मदद से होता है? तो दोस्तों जब बच्चे दूध पीते हैं अपने माँ का, तो उसका निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो वो होता है ऑक्सीटोसिन के द्वारा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ना, उसके द्वारा होता है दोस्तों, याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन। अब इसको ऐसे याद रखिए, अब इसको ऐसे याद रखिए आप लोग, जब अपन लोग को तो जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अपने को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बच्चे को भी ऑक्सीजन चाहिए। कॉमन सेंस, कॉमन बात है, कॉमन सेंस भी है, कॉमन बात है। दोनों को क्या चाहिए? बच्चे को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन बच्चे को जीवित रहने के लिए अपन तो कुछ भी खा लेंगे, अन्न खा लेंगे, फल फ्रूट खा लेंगे, कुछ भी। बच्चा का तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन ही जीवन है। प्राण क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ऐसे याद रखिए दोस्तों आप इसको। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? दोस्तों इसको याद रखिए, ये डिंबवहन नली फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसको याद रखने की वैसे कोई ज़्यादा वो भी नहीं है, ये आप लोग जानते हो। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंबवाहिनी नली फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? ये डिंबवाहिनी नली फैलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन डिंबवाहिनी नली फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? दोस्तों द्रव नाइट्रोजन में। किसमें किया जाता है? नाइट्रोजन द्रव होता है, लिक्विड नाइट्रोजन होता है अपना, उसमें किया जाता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रैप्लिसिया। दोस्तों ये याद रखिएगा, किस पुष्प का पादप सबसे बड़ा होता है? तो रैप्लिसिया का सबसे बड़ा पुष्प होता है। किस पादप का? रैप्लिसिया का, याद रखिएगा। अब आरआरबी सिकंदराबाद 1993 में आया हुआ क्वेश्चन है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? नारियल, कटहल और सेब है असत्य फल। मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? नारियल, कटहल और सेब, याद रखिएगा, नारियल, कटहल और सेब है। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट क्या है? अब दोस्तों अपने क्वेश्चन बैंक चालू हो चुके हैं। अपना टाइम आधा घंटा हो चुका है, 1 घंटा अपन करने वाले हैं क्लास को। आप लोग बने रहिए, इंटरेस्ट लीजिए क्लास का और बोलिए साथ के साथ। देखो किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? वलियों को गिनकर। किसको गिनकर? जो वृक्ष के ऊपर अपन देसी भाषा में बोले तो चीड़े, चीड़े क्या बोलते हैं? चीड़े, वलय, साइंस की भाषा में बोलते हैं उसको वलय। क्या बोलते हैं? वलय। और चीड़े होते हैं ना अपन, जैसे नीम का चीड़ा, उसको घिस कर अपन लगाते हैं, कोई लग जाती है, तो चीड़ों को ही अपन क्या बोलते हैं? वलय। वलय को गिनकर क्या की जाती है? आयु ज्ञात की जाती है। अब देखते हैं जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगना। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगना। दोस्तों क्या है ये? बिना मिट्टी के पादप उगना। अब चलते हैं नेक्स्ट। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है? बताइए, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों ग्रेगर जोहन मेंडल। मेंडल वो दोस्तों इसका ये मटर के पौधों में अपनी वो किया था ना, आनुवंशिकी की खोज किया था, तो इसको आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट अपने। देखो किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? दोस्तों ये तो सभी को पता है, ये पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से होता है दोस्तों। किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब देखो 46 होती है। इसको याद करने का तरीका भी मैं बताता हूँ दोस्तों, याद करने का तरीका भी मैं बताता हूँ। देखो 2 और 3, 2 जब मिलते हैं, 2 जब मिलते हैं तो तीसरा आता है। 2 जब मिलते हैं तो तीसरा आता है। कितने गुणा मिलते हैं जब तीसरा आएगा? 2 गुणा मिलेंगे तब तीसरा आएगा, तो इसका हो जाएगा 46। कितने गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में? 46। देखो दोबारा बताता हूँ, 2 जब मिलते हैं, नर व मादा मिलते हैं, तब तीसरा आता है। क्या आता है? तीसरा। जब 2 नर व मादा मिलते हैं तब तीसरा आता है। कौन आता है? तीसरा। अब जब ये 2 गुना होएंगे, 2 गुना होएंगे तब आएगा, तो इसका ट्रिक क्या हो गई? 46। क्या हो गया? 46 इसका राइट आंसर, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। अपना सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों?
मजा आ रहा है ना? तो कमेंट में करिए गुड, गुड बोलिए गुड। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? दोस्तों B1 की कमी की संभावना रहती है। दोस्तों B1 की संभावना, विटामिन B1 की संभावना रहती है। देखते हैं दूसरा, किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक। दोस्तों किसी भी सदिश का परिमाण ऋणात्मक नहीं होता है। कपास रेशे किससे प्राप्त होते हैं? बीजों से प्राप्त होते हैं। दोस्तों कपास रेशे होते हैं ना जो बीजों से प्राप्त होते हैं। कपास रेशे किससे प्राप्त होते हैं? दोस्तों ये बीजों से प्राप्त होते हैं। अब देखिए अपना RRB गुवाहाटी 1993 का है। ताजा निकलने देखो ताजा निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है क्योंकि जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनियम में बदल जाता है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनियम में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों? जीवाणुओं द्वारा यूरिया है जो अमोनियम में बदल जाता है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया जीवाणु बोलते हैं और वायरस को बोलते हैं विषाणु। वायरस होते हैं ना, वायरस ये होते हैं निर्जीव, ये कभी भी कहीं भी अटैक कर देते हैं दोस्तों, कहीं भी। जीवाणु तो फिर भी मान लो काफी जगह ऐसी होती है जिसमें अटैक नहीं करते, लेकिन वायरस तो सभी जगह अटैक कर देते हैं दोस्तों, ये सभी जगह पाए जाते हैं ये तो। किस मछली में स्लक नहीं होते हैं? केटफिश में स्लक नहीं होते हैं दोस्तों, सल्क नहीं होते हैं दोस्तों इसमें। कैटफिश का मतलब ध्यान रखिए जिसका कटा हुआ सल्क है। कैटफिश, जिस मछली का कटा हुआ सल्क है वो कैटफिश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? बताइए दोस्तों, ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? बताइए। वातावस्य के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। वातावस्य के कारण, वातावस्य के कारण, वातावस्य के कारण, स्विम ब्लडर के कारण, स्विम ब्लडर के कारण, वातावस्य के कारण, स्विम ब्लडर के कारण दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टल रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय के रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? WM स्टनले सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो ये किया था WM स्टनले ने किया था। अब दोस्तों देखिए, ग्रेगर जोहन मेंडल ने किस पौधे पर शोध किया था? आनुवांशिकता का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। दोस्तों मैंने अभी अभी बताया है मटर के पौधे, क्या बताया है? मटर के पौधे पर अपना शोध किया था। क्या किया था दोस्तों? आनुवांशिकता सिद्धांत का मटर के पौधे पर शोध किया था। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है दोस्तों। लैसे लिटमस, लैसे लाइकेन, लैसे लिटमस, लैसे लाइकेन दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को दोस्तों? RRB रांची 1993 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। देखो, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? ये सिनकोना वृक्ष है ना, जिससे प्राप्त की जाती है मलेरिया के उपचार की दवा। किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है सिनकोना वृक्ष से, सिनकोना वृक्ष से। अफीम की जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। क्या से प्राप्त होता है दोस्तों? ये सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है दोस्तों। अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट अपना है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इसको भी देखते हैं अपन लोग। वाणिज्य कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? वाणिज्य कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये होता है अपना बलूत ओक से। किससे होता है? बलूत ओक से प्राप्त होता है। वाणिज्य कॉमर्शियल काग किसकी छाल से प्राप्त होता है? तो ये बलूत ओक से होता है। चलते हैं नेक्स्ट। पश्मीना
ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है दोस्तों, ये बताइए। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? ये चेंगथंगी से होती है दोस्तों, चेंगथंगी से होती है। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चेंगथंगी से होती है दोस्तों। ये पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? चेंगथंगी से होती है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग के कारण। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंग रोग। बैंग रोग के कारण डिजीज, बैंग डिजीज रोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजीज। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं दोस्तों? सूत्रण रोग, सिरोसिस। किससे मरते हैं दोस्तों? अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग, सिरोसिस से। किससे मरते हैं दोस्तों? सूत्रण रोग, सिरोसिस से। अधिकांश शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग, सिरोसिस से मरते हैं दोस्तों। ये किससे मरते हैं? सिरोसिस से। राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है भाई। राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। जैसे राइबोज, जैसे देखो राइबोज है ना जो प्रोटीन का संश्लेषण करती है, ऐसे याद रखिए। देखो वैसे राइबोज और राइबोज, ये देखो राइबोज और अपना क्या हो गया? प्रोटीन। पैर र आ गया ना, इसमें र आ गया ना, प्रोटीन। ऐसे याद रखो इसको, र आ गया ना, आधा र आ गया ना, प्रोटीन। र से राइबोज, इसको ऐसे याद रखिए। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद। मरुद्भिद कहलाते हैं दोस्तों। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद कहलाते हैं। जीरोक्सफाइट कहलाते हैं दोस्तों। मरुद्भिद कहलाते हैं, जीरोक्सफाइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट चलते हैं। आरआरबी कोलकाता 1994 में आया हुआ है, इसका बताइए। भोपाल में 1994 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी दोस्तों, बताइए। मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। 2-3 बार बोलिए दोस्तों। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस की मुख्य नस्लें कौन सी हैं? अब देखो भैंस की मुख्य नस्लें कौन सी हैं। देखो मुर्रा, सुरती, बदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसना। कितनी नस्ल हो गई दोस्तों? ये अपनी हो गई 5 नस्ल। मुर्रा, सुरती, बदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। क्या हो गई? और मेहसाना। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में, उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ है? बीकानेर राजस्थान में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ है? बीकानेर राजस्थान में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ है? बीकानेर राजस्थान में। दोस्तों इसका बताइए। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है, ये बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर बताइए। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है दोस्तों। दालचीनी, जो अपनी दालचीनी होती है ना, वृक्षों की छाल से प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को। मसालों की रानी किसको कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, इलायची को। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को। फूलों का अध्ययन कहलाता है एथोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है एथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सिस्टमा नेचुर किसकी पुस्तक है दोस्तों? कार्लिनियस की पुस्तक है दोस्तों। सिस्टमा नेचुर है जो कार्लिनियस की पुस्तक है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरआरबी त्रिवेंद्रम 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। ये तो आप सभी जानते हो, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस है दोस्तों। क्या है? लैक्टोबैसिलस है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? दूध से दही
में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है दोस्तों? विषाणु में होता है, वायरस में होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु में, याद रखिएगा। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु में। जंतु में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है दोस्तों? ये होता है विषाणु के कारण। ये किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो दोस्तों लेमिनेरिया द्वारा होती है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो दोस्तों लेमिनेरिया द्वारा प्राप्त होती है। दोस्तों ये अपना सेकंड ये है ना पन्ना जो भी हो चुका है कंप्लीट, सेकंड पेज अपना कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं थर्ड पेज की तरफ, तीसरे पेज की तरफ चलते हैं अपन लोग। तीसरा पेज क्या है? तो दोस्तों तीसरा पेज अपना स्पीडी का तीसरा पेज है अपना ये। दोस्तों कभी कभी हो जाता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये क्या है कि जैसे कोई होता है ना, बटन दबते हैं तो हो जाती है स्क्रीन, इसमें कोई वो नहीं है। तो दोस्तों आप लोग देखिए, इसकी तीसरी अपन देखते हैं। तीसरे का क्वेश्चन आंसर देखते हैं अपन लोग। आवोगाड्रो संख्या का मान है, आवोगाड्रो संख्या का मान है 6.023 गुणा 10 की पावर 23। 6.023 गुणा 10 की पावर 23। 6.023 गुणा 10 की पावर 23 इसका क्या है? मान है दोस्तों। अब ये बताइए, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर क्या होता है? एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है? दाब बढ़ाने पर तरल का क्वथनांक बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कण आरबीसी। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कौन करता है? लाल रक्त कण आरबीसी। लाल रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है दोस्तों लाल रक्त कण आरबीसी। वसा में घुलनशील विटामिन है, अब भी बताया ना मैंने, कीड़ा। क्या बताया? कीड़ा। अब आप लोग बता दीजिए इसको, इसकी खोपड़ी में छेद कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि की चाल होती है 760 मील पर घंटा। कितनी होती है दोस्तों? 760 मील पर घंटा। 760 मील पर घंटा। 760 मील पर घंटा, याद रखिए। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है, याद रखिएगा। एल्यूमिनियम का प्रमुख ऑक्साइड है बॉक्साइड। क्या है? अयस्क बॉक्साइड। अब देखिए अपना नेक्स्ट है, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़े के स्त्राव के रूप में। किससे के रूप में दोस्तों? कीड़े के स्त्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल किया जाता है दोस्तों H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है अबटू ग्रंथि से। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है अबटू ग्रंथि से। दोस्तों किससे निकलता है? अबटू ग्रंथि से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है दोस्तों? टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। दोस्तों अपना होता है ना, अपना जो लेंस होता है वो उल्टा और वास्तविक बनाता है, और अपना मस्तिष्क क्या करता है? इसको सीधा करता है। अपना मस्तिष्क सीधा करता है। लेंस कौन सा लगा होता है? लेंस लगा होता है उत्तल। उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल। कैमरों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? अपने शरीर में भी उत्तल लेंस लगा होता है, याद रखिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन के साथ मैं आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर भी करा रहा हूं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी जुड़ पाए हमारे चैनल से। तो दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन हो तो बेझिझक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग, और बताइए क्लास क्या टाइम बढ़ाया जाए या घटाया जाए। घटाए तो क्या जाए, लेकिन बढ़ाया जाए आप बता दीजिए। अपने एग्जाम नज़दीक हैं तो उस हिसाब से बता दीजिए। ये अपन ने कर लिया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है लगभग 2.5%। पृथ्वी पर कुल मीठे जल
मीठे पानी का भंडार कितना है, लगभग 2.5%। और पीने योग्य कितना है, पीने योग्य ये भी पूछा जाता है दोस्तों, 1% पीने योग्य है दोस्तों, 1% पीने योग्य है। बाकी नदी नाली पहाड़ों इसके द्वारा खराब हो जाता है दोस्तों, नदियों के द्वारा, कोई किसके द्वारा, अपन 1% ही पी पाते हैं। देख लो, अब देख लो दोस्तों पानी कितना पावरफुल है, 1% ही काम ले सकते हैं अपन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से, लैक्टोमीटर से, इसमें तो कोई समझने वाली बात ही नहीं है। दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे, लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिमल में, डेसिमल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, डेसिबल में शोरगुल मापा जाता है, डेसिमल में। ये सभी इसका क्या, जहाँ ध्वनि आ जाए वहाँ डेसिमल, जहाँ मापने की बात हो जाए ध्वनि की वहाँ डेसिमल आएगा। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन CH4, बायोगैस में मुख्यतः होता है दोस्तों मीथेन CH4 होता है। क्या होता है दोस्तों, मीथेन CH4 होता है बायोगैस में, मुख्यतः मीथेन होता है। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा, किसके द्वारा, माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया दोस्तों, माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से दोस्तों, किसके अभाव से होता है, इंसुलिन के अभाव से होता है दोस्तों। स्क्रवी रोग होता है विटामिन सी के कारण दोस्तों, किसके कारण होता है, स्क्रवी रोग विटामिन सी के कारण होता है, स्क्रवी रोग होता है दोस्तों विटामिन सी के कारण। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आता है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। पेसमेकर संबंधित है हृदय से दोस्तों, किससे संबंधित है ये, हृदय से संबंधित है पेसमेकर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यंजक चूर्ण का सूत्र है दोस्तों, व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या है बताइए। व्यंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl का होल Cl, क्या है, CaOCl का होल Cl, याद रखिएगा व्यंजक सूत्र का, CaOCl का होल Cl। अब देखते हैं RRB चंडीगढ़ 1995 का सेट। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना अलग अलग होती है दोस्तों। क्यों नहीं दिखते हैं, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों की कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है। प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक है अपना रबर, क्या है दोस्तों, रबर है प्राकृतिक बहुलक। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का, किसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन गैस का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है दोस्तों, क्या होता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है मृदु लोहा, क्या होता है दोस्तों, मृदु लोहा उपयुक्त होता है। अब चलते हैं RRB मुंबई 1995 में आए हुए क्वेश्चन दोस्तों। अपन पहले पुराने देख रहे हैं फिर देखेंगे नए। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों की में सूजन आ जाने से कौन सा रोग हो जाता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग हो जाता है। तो दोस्तों ये अपने पीछे भी देखा मेनिनजाइटिस होता है इससे, मेनिनजाइटिस दोस्तों यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, अभी पूछे जाएंगे, लेटेस्ट पूछे जाएंगे, पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, कर रहे हैं, करते रहेंगे, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे घुमा फिरा के। अरे भाई 2 और 2 4 होते हैं, कैसे लिख लो, रोमन संख्या में लिख लो, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, कैसे 2 और 2 4 होंगी, यही ऐसे इन क्वेश्चनों का है। क्वेश्चन है फिक्स, बस याद करना है अपने को, कैसे भी याद कर लो। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है किलोग्राम दोस्तों, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या है, किलोग्राम। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है, बायोज्योग्राफी, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है, बायोज्योग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है, क्षेत्रफल क्या है, एक राशि है, अदिश राशि है, क्या है दोस्तों, एक अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति बाबा, गुरु बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति 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 सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, क्या हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी दोस्तों, क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अब देखते हैं RRB भोपाल 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है।
अब ये देखते हैं, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन एवं मशरूम। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन एवं मशरूम। क्या है दोस्तों? सोयाबीन एवं मशरूम है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन और मशरूम। पहला है सोयाबीन, दूसरा है मशरूम। पहला है सोयाबीन, दूसरा है मशरूम। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती निर्वात से होकर। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती निर्वात से होकर। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती निर्वात से होकर। निर्वात से होकर ये तरंगे यात्रा नहीं कर सकती दोस्तों। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है दोस्तों? काला लगता है। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्पीगोमैनोमीटर का। स्पीगोमैनोमीटर का किसका? रक्त दाब को मापन के लिए स्पीगोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेडियम किसकी इकाई है दोस्तों? रेडियम है कोण की इकाई। रेडियम है कोण की इकाई। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। जब खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? एनीमिया। भारी जल शब्द किसका सूचक है? बताइए, भारी जल शब्द किसका सूचक है? D2O। D2O ड्यूटीरियम ऑक्साइड दोस्तों भारी जल। और इसका अणुभार कितना है दोस्तों? ये याद रखिएगा, इसका अणुभार है 20। इसका अणुभार है क्या? 20। इसका अणुभार क्या है? 20 याद रखिएगा। और H2O का है 18। 18 इसका क्या है? 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है, बताइए दोस्तों। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है वो क्या होता है? विटामिन ए। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कोबाल्ट पाया कहाँ जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है दोस्तों। आवेश की मात्रा का मात्रक है। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकंड। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकंड। डायनामाइट का मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। किससे उत्पन्न होता है दोस्तों? एनीमिया आयरन की कमी से उत्पन्न होता है एनीमिया रोग। चलते हैं नेक्स्ट। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय दाब का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन। वायुमंडलीय दाब का सर्वाधिक घटक क्या है? नाइट्रोजन। गैसोहोल बनाता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। गैसोहोल किससे बनता है दोस्तों? पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? अंधापन होता है ना, विटामिन ए की कमी से हो जाता है। और आंखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों विटामिन ए। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप है हीरा और ग्रेफाइट। क्या है दोस्तों? कार्बन के दो मुख्य अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। फीमर जो कि अपनी कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है दोस्तों। फीमर। फीमर है जो जांग में पाई जाती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। बच्चे में 300। बच्चे में 300। फिर अब आप लोग ऐसे बोलोगे कि भाई बढ़ते हैं, जब अपनी लंबाई बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, तो क्या होता है कि हड्डियों की संख्या कम क्यों हो जाती है? हड्डियों की संख्या कम क्यों हो जाती है दोस्तों? कम इसलिए हो जाती है क्योंकि काफ़ी हड्डियां अपनी जब बढ़ते हैं तो काफ़ी हड्डियां जुड़ जाती हैं अपनी। क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। काफ़ी हड्डियां का जॉइंट हो जाता है और वो एक हो जाती है, मजबूत हो जाती है, इसलिए 206 हो जाती है घटकर। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों? दूरी का। पोजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर होता है दोस्तों? पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। ये अपना लास्ट होने वाला है, अपने घंटा भर हो चुका है और अपने 3 पेज भी हो चुके हैं। 3 पेज कर लिए अपने। और इसमें क्वेश्चनों की संख्या लगाई जाए तो क्वेश्चनों की संख्या लगभग 100 हो चुकी है दोस्तों। देख लो, अब आप डेली 100 क्वेश्चन करोगे
अगर आप डेली 100 क्वेश्चन करते हो, महीने में 30 दिन होते हैं, तो अपने 3000 क्वेश्चन हो गए। 3000 क्वेश्चन हो गए एक महीने का। अब आप देख लो, आप लगा लो अंदाजा, 3000 क्वेश्चन करने हैं या 1 घंटे को ऐसे ही निकालना है आपको। दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है इसका, न आपको रुपया लग रहा है न पैसा लग रहा है। आप बस आइए, क्लास ज्वाइन करिए और क्लास का आनंद लीजिए। और 3000 क्वेश्चन होंगे एक महीने में, 30 दिन होते हैं। 3000 क्वेश्चन डेली के 100 क्वेश्चन, और हो सकता है कभी 150 भी हो जाए, कभी 120 भी हो जाए। 100 प्लस क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, अब आप रेलवे में कहाँ कौन सी पोस्ट पर जाओगे आप लोग। तो दोस्तों आप इसको रेगुलर देखिए, रेगुलरिटी देखिए, जब रेगुलरिटी नहीं टूटनी चाहिए दोस्तों, यही है सबसे मेन। डायनेमो का आर्मेचर बनता है इस्पात से, डायनेमो का आर्मेचर बनता है इस्पात से। दोस्तों किससे बनता है डायनेमो का आर्मेचर बना होता है किससे, इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 60 न्यूटन है, तो चांद पर उसका वजन हो जाएगा, बताइए। दोस्तों चांद पर होता है 1/6। क्या होता है चांद पर? 1/6 होता है, 1/6। तो गुना कर देंगे 600 को 1/6 से, तो क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन। सोना का आपेक्षिक घनत्व होता है 19.30 ग्राम पर सेमी क्यूब। घनत्व को किस में मापते हैं? घनत्व को किस में मापते हैं? क्यूब में मापते हैं। घनत्व होता है ना, उसको क्यूब में मानते हैं। सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 19.30 ग्राम पर सेमी क्यूब। ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई क्या है अपनी दोस्तों? इसकी इकाई है स्टेरेडियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों? इसको शेयर भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए इस क्वेश्चन का जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपका क्वेश्चन मैं इसी में से लेने वाला हूँ। आंखों के लिए कौन सी विटामिन सर्वाधिक अच्छी होती है? इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। आंखों के लिए कौन सी विटामिन सबसे अच्छी होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो दोस्तों कल मिलते हैं नेक्स्ट जुनून नेक्स्ट इसी के साथ। आज अपने कौन सा हो गया, ये पेज देख लेते हैं अपना। ये पेज 3 हो गया। 3 पेज अपन डेली करेंगे। आप कहोगे तो बढ़ा देंगे संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। अपन इसको करेंगे। 3 पेज भी बहुत होते हैं दोस्तों, काफ़ी होते हैं। तो चलो सेशन को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय।